बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome to today's lecture, and today we are going to start with technical analysis. We have done the fundamental analysis और उसके अंदर हमने valuation of stocks किए हैं। कुछ valuation methods को थोड़ा सा इग्नोर किया है, लेकिन मेनली जो वैल्यूएशन मेथड्स यूज़ होते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो मैं एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज देर इज़ शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो आई नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, जिसके ऊपर जो है मेनली मैनी पीपल do research, and they when they went into the market, तो उनके पास दो एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने वैल्यूएशन की है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है स्टॉक्स की, एंड सेकंड वन इज द टेक्निकल एनालिसिस। एंड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वी लुक एट एवरी चार्ट्स, एंड व्हेन यू जब आप लेट्स से यू आर वाचिंग अ मूवी एंड यू आर वाचिंग सम ट्रेडर्स, और जब आप ट्रेडर्स को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उनके सामने कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, एंड यू see all the lines on those computers, and these lines are the previous prices, और वो उसके ऊपर लाइन चार्ट बन रहा होता है, कैंडल स्टिक्स बन रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होती हैं। उसको उसके साथ आप फंडामेंटल्स को मिक्सअप करें तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टर इन दी स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और एनी मार्केट। जहां पर भी आपने सेल एंड परचेज करनी है, यू नीड टू सी द प्राइस ट्रेंड्स। ट्रेंड क्या है प्राइस का, तो ट्रेंड, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लाइक अ बिट ऑफ, वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है और बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसके ऊपर अवेलेबल है, but we are going to take a look at some basics. And when we talk about the technical analysis, is very important uh, to uh, to see the trends in the market, and uh, we need to discuss that. So technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investments and identify trading opportunities in the market by analyzing statistical trends gathered from the trading activities such as price movement and volume। ये हम देखेंगे कौन से statistical methods use करते हैं। थोड़े से statistical methods मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये एक trading discipline है एंड बहुत वाइडली यूज है। इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली मेन इन्वेस्टर्स, जो स्पेकुलेटर्स, जो डे ट्रेडर्स हैं, वो सारे जो हैं टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के ऊपर बिलीव रखते हैं। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू शुड गो फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो काफ़ी बेहतर है टेक्निकल एनालिसिस से। अगर आप जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म आए हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आए। जो शॉर्ट टर्म लोग होते हैं वो मेनली टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। जो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करते हैं, प्लस दे लुक एट द टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। वो टेक्निकली भी देखते हैं, वो फंडामेंटली भी देखते हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, प्राइस चेंजेस ऑफ द सिक्योरिटी कैन बी वैल्यूएबल इंडिकेटर्स के पास्ट की जो प्रीवियस एक्टिविटीज चल रही हैं, जो प्रीवियस प्राइस ट्रेंड हैं, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। दे आर द वैल्यूएबल इंडिकेटर्स। सो हम पास्ट ट्रेंड को देखेंगे और पास्ट ट्रेंड की बेस के ऊपर हम फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर हम एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो देखते हैं। हमने मार्केट एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ा था, और मार्केट एफिशिएंसी में जो सबसे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है उसके अंदर ये होता है कि प्रीवियस प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करती हैं। मतलब उनके बारे में वो आप प्रीवियस प्राइसेस की बेस के ऊपर फ्यूचर प्राइसेस की मूवमेंट को चेक कर सकते हो, और आप मार्केट में अब नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो और मार्केट में से कमा सकते हो। तो टेक्निकल एनालिस्ट मेनली बिलीव इन दैट दे कैन बीट द मार्केट बाय चेकिंग आउट द प्रीवियस ट्रेंड्स। ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट इस चीज को देखते हैं। द टेक्निकल एनालिसिस में बी कंस्ट्रक्टेड विद द कंट्रास्टेड विद फंडामेंटल एनालिसिस। कंट्रास्ट के तौर पे यूज होती है विच फोकसेस ऑन कंपनी फाइनेंशियल्स। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी फाइनेंशियल्स के ऊपर ज्यादा देखा जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट्स को देखा जाता है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता है। साथ में वी टॉक्ड अबाउट द
वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यूएशन मेथड, जिसके अंदर मैं बुक टू मार्केट रेशियो के हिसाब से आपको वैल्यू निकाल के दी थी, आपको कैश टू सेल्स की कैश टू सेल्स की बेस पे मैंने आपको वैल्यू निकाल के दी थी, मैंने आपको प्राइस एंड अर्निंग रेशियो की बेस के ऊपर आपको वैल्यूएशन करके दी थी ऑफ द स्टॉक। दीज आर ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस, और इसके अंदर हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखकर उसको इंडस्ट्री के साथ मैच करके तो फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इसके बरक्स है, टेक्निकल एनालिसिस में फाइनेंशियल्स को नहीं देखा जाता, बट हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखा जाएगा और हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स को देखा जाएगा, और उसके बाद जो है उनके स्टॉक रिटर्न्स को, फ्यूचर के स्टॉक रिटर्न्स को प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो इसमें दो हम चीजें देखेंगे, एक तो हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट देखेंगे, और स्टॉक सिक्योरिटी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देखेंगे। दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, एक मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं जो पूरी मार्केट को मेजर करते हैं कि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो पूरी मतलब अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो हम KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे, पूरी मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। और एक आ जाती है हमारे पास पर सिक्योरिटी, मतलब OGDCL, ठीक है, ऑयल एंड गैस जो है उसकी कंपनी एक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में से एक कंपनी है, उसके इंडिकेटर्स तो वो बाद में हम करेंगे, पहले हम मार्केट इंडिकेटर्स को देखते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ मार्केट इंडिकेटर्स बनते हैं जो पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, वेदर मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, ठीक है। सो मार्केट इंडिकेटर्स में जो सबसे मशहूर, जो फॉरेन, हम चूंकि फॉरेन कंट्रीज की एग्जांपल देख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज की एग्जांपल देखने का मकसद ये है बिकॉज दे आर मोर एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स देन अस। सो डॉव थ्योरी जो है, ये डॉव थ्योरी क्या एनालाइज करती है, रिलेशनशिप एनालाइज करती है डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA एंड डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज DJTA, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करता है डॉव थ्योरी में। अच्छा, तो when one of these averages climbs on an intermediate high, then other is expected to follow। दूसरी भी एक होता है रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। मोस्टली मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं जाती, वापस आ जाती है, लेकिन जब उसको तोड़ दे तो फिर वो नई हाइट में जाती है। इंटरमीडिएट हाइट का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंची लेकिन उसके नीचे नीचे बढ़ रही है। तो जिस तरह ये DJIA बढ़ेगा, मतलब ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कंपनी होती है, उसके अंदर कौन सी कंपनी है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उसका एक इंडेक्स बना दिया जिसे डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स कहा गया। और एक जो ट्रांसपोर्टेशन टेक सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनको DJTA में डाल दिया, जो डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है। ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में सारी वो कंपनीज आ जाएंगी, ये एक इंडेक्स बनेगा और सारी वो कंपनीज आ जाएंगी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड है। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही एक एक सेक्टर ऊपर जाएगा तो दूसरा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रियल सेक्टर जब ऊपर जाएगा, उसके कंपनीज ऊपर जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज उसको फॉलो करेगा। इसकी एक लॉजिक भी है, जो लॉजिक नीचे बयान भी की हुई है तीसरे पॉइंट में। उसका मकसद ये है कि इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को, और ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाई पे जाएगा, जो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही होगी, कंपनी ज्यादा एस्टेब्लिश हो रही होंगी, तो डेफिनेट सी बात है कि साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन लिंक करती है, क्योंकि इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन ने लेके आना। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज भी सक्सेसफुल होंगी जैसे ही इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियल एंड रियल्स, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसको फॉलो करेगा, लेकिन अगर एक एक दूसरे को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस है यहाँ पे। ये एक किस्म का मार्केट ट्रेंड को देख रहे हैं। अगर एक एक इंडेक्स बढ़ रहा है और दूसरा इंडेक्स एक लेवल पे ठहर गया है और वो वापस वो नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से डाइवर्जेंस होने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है, क्योंकि पहले वाले ने दूसरे वाले को फॉलो करना है। ये एक किस्म की थ्योरी है इसके अंदर। इफ वन एवरेज वेंट टू द न्यू हाई, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर आगे निकल गई है, नई हाइट की तरफ चली गई है, while the other was left behind, then there was a bearish divergence। इसका मतलब है कि अगर दूसरी नीचे रह गई है, दूसरी ऊपर नहीं बढ़ रही, लेकिन एक ऊपर चली गई है, नई हाइट की तरफ चली गई है कंपनी, उसकी जो एवरेज है वो बढ़ गई है और दूसरे की नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि आपका बेरिश डाइवर्जेंस आने वाला है, कि आपकी कंपनी जो है वो दोनों ही नीचे आने वाली हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, जो लोग समझते हैं कि मार्केट तो वो
क्या करना शुरू कर देंगे, सेल करना शुरू कर देंगे स्टॉक्स को। और अगर ऑपोजिट अगर हो मतलब एक एक जो है वो लो चली जाए, एक एंड एवरेज जो है कंपनीज का इंडेक्स का एवरेज नीचे चला जाए और दूसरा जो है वो उतना नीचे ना जाए बल्कि पीछे रह जाए, तो वहां पर भी ये अजम्पशन ली जाती है कि ये एक डाइवर्जेंस आने वाला है, मतलब ये एक बुलिश डाइवर्जेंस आने वाला है। Now you should know the bullish and bearish trend. Bearish trend is the when the companies are going down, tends to go down. The whole market is going down. There is a bearish trend. Prices नीचे जा रही हैं, सेलिंग जो है वो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर ज्यादा स्टॉक सेल कर रहा है तो प्राइसेस डाउन जाती हैं, उसमें बेरिश ट्रेंड मार्केट में देखा जाता है। एंड बुलिश ट्रेंड व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग अप and there is a buying activity in the market and people are buying the stocks there, so there is a bullish trend there. So divergence when one average is going down, एक नई लो की तरफ चला गया, लेकिन दूसरा एवरेज जो है जिस तरह DJIA जो है वो बहुत नीचे चला गया और DJTA जो है वो ऊपर रह गया, पीछे रह गया, और DJTA जो है ऊपर जाना शुरू हो गया हल्का सा, तो ये एक यहाँ से इंडिकेशन इन्वेस्टर्स को आती है कि DJIA इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी उसको फॉलो करेगा और ये एक किस्म की डाइवर्जेंस होगी, यहाँ से वापस यू टर्न लेगा यहाँ से, ठीक है, यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये एक किस्म की डाइवर्जेंस का मतलब है कि यू टर्न लेने वाली है कंपनीज, ठीक है, यहाँ पर एक इंडेक्स जो है पूरी मार्केट जो है वो यू टर्न लेने वाली है एक किस्म का। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता लगता है कि यहाँ पर DJTA जो है वो नीचे नहीं आई, वो पीछे रह गई है, तो उनको लगता है डाइवर्जेंस होने वाली है, यू टर्न होने वाला है, तो वहां पर वो सेलिंग बाइंग ट्रेंड, वो सबसे नीचे आते हैं, वहां पर उससे नीचे कीमत नहीं जानी, वहां पे बाइंग ट्रेंड शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो इंडस्ट्री एवरेज ऊपर जाना शुरू कर देता है। दिस इज अ बेसिक मार्केट थ्योरी ऑफ डॉव थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो डॉव थ्योरी चार्ल्स डॉव ने डेवलप की थी। उसके बाद मार्केट मूवमेंट भी देख लेते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया 3 किस्म के मार्केट मूवमेंट वो कह रहा है कि होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टेरिटरी होता है। टेरिटरी प्राइस मूवमेंट होता है। तो प्राइमरी प्राइस मूवमेंट किसकी वजह से होती है, सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना दिखाई है, मतलब फंडामेंटल्स की वजह से, उसके अंदर उनकी अर्निंग कैपेसिटी आ जाती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड्स की वजह से, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से जो मूवमेंट आती है वो प्राइमरी मूवमेंट होती है प्राइसेस में, और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई we start with the fundamental analysis and we are ending with the technical analysis, because fundamental analysis are very important for long term investments. So secondary price movement or swings are governed by the current events that temporarily affect the value. जो events होते हैं, हमारे गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोरोना वायरस कोविड-19 हमारा जो यहाँ पर आ गया, उसके वजह से जो स्विंग्स आते हैं वो इवेंट्स की वजह से आती हैं। ये मैनिपुलेशन, हम लोग स्टॉक प्राइसेस को चेंज कर देते हैं टेम्परेरीली। टेरिटरी प्राइस मूवमेंट्स आर डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस, वो डेली प्राइस छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस होती है, टू विच डॉव एट्रीब्यूट एज नो सिग्निफिकेंस, कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन टेरिटरी प्राइस मूवमेंट को भी देखकर कई इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं, वो डे ट्रेडर्स होते हैं, वो देखते हैं पिछले ट्रेंड्स को देख के फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी निकालनी आती है, देन यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टमेंट आप अच्छी कर सकते हो। टेरिटरी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशंस जो हैं उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। एन इंडेक्स, बैरन्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स आ जाता है आपके पास, एन इंडेक्स डिजाइन टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज प्राइसेस। इसके ये जो है ये एक इंडेक्स बनाया गया है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में, अगर बुलिश डायरेक्शन की तरफ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जाएगा। बैरन कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट डिफरेंशियल्स बिटवीन रिटर्न ऑन क्वालिटी बॉन्ड्स, ठीक है। बैरन कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो इस बिलीव पर बेस करता है दैट रिटर्न ऑन द क्वालिटी बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स इज अ लेसर क्वालिटी विल फॉर कॉज द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। क्वालिटी बॉन्ड्स और विद लेसर क्वालिटी के दरमियान जो डिफरेंशियल है, जो स्पेस है, उसकी बेस के ऊपर प्राइस मूवमेंट को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पॉइंट में इसको थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये थर्ड पॉइंट उसको काफी जो है वो समझ आ जाएगा उसको।
कि इसके अंदर अगर आपका ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसके अंदर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इन्वेस्टर क्या करेगा, जब बुलिश ट्रेंड पूरी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इन्वेस्टर जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कई जो है विलिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड विलिंग टू बेयर अ रिस्क, क्योंकि उसके अंदर ये है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इन्वेस्टर को पैसा मिल रहा है, वो अर्निंग ज्यादा कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसमें क्या करेगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, हाई क्वालिटी डेट के बजाय वो लो क्वालिटी डेट की तरफ चला जाएगा ना। तो लो क्वालिटी डेट इज नॉट द बैड थिंग, व्हाट हैपेंस इज लो क्वालिटी डेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हाई क्वालिटी डेट जो होती है उसके अंदर आप स्टेबल रिटर्न कमाते हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। दैट्स वाई जब ऑप्टिमिज्म का टाइम पीरियड चल रहा होता है, जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, जब मार्केट के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो ज्यादा कोशिश करता है कि वो जाए लो क्वालिटी हाई यील्डिंग बॉन्ड्स की तरफ, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, और ऑप्टिमाइज होता है, वो ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, कॉन्फिडेंट होता है बहुत ज्यादा। अगर वो कॉन्फिडेंट ना हो तो वो पैसिमिस्टिक होता है, और पैसिमिस्टिक अप्रोच के अंदर, पैसिमिस्टिक मार्केट के अंदर, और ऐसे टाइम पीरियड जहाँ पे लोग जो है पैसिव हो जाते हैं, वहां पर वो कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेबल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है सिक्योर करें खुद को, तो वो लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाले बॉन्ड्स की तरफ, जो ज्यादा हाई क्वालिटी बॉन्ड्स होते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट जो है कर देते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। एक और मार्केट इंडिकेटर आपके पास आता है जिसके अंदर हम पूरी मार्केट को चेक कर सकते हैं, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। हम पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं इसके अंदर। तो it represents the cumulative net differences between the number of stocks that rose in prices relative to the number that declined। हम इसके अंदर देखते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट बाइंग ट्रेंड की तरफ है, बुलिश ट्रेंड की तरफ है, या ओवरऑल मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड की तरफ है, या ओवरऑल मार्केट डाउन जा रही है, ओवरऑल मार्केट अप जा रही है। इसमें इसका जो क्वेश्चन ये सामने आपके लिखा हुआ है कि इशू एडवांसिंग, इशू एडवांसिंग का मतलब है जिनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इशू डिक्लाइन जिनकी प्राइसेस कम हो रही हैं। अब पहले पहले दिन में 1200 इश्यूज जो हैं, 1200 जो सिक्योरिटीज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, एंड 400 जो हैं 400 सिक्योरिटीज की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं, और जो 200 सिक्योरिटीज है उनकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा। नेट एडवांस और डिक्लाइन, डिक्लाइन जो है वो ब्रैकेट में है। नेट एडवांस का मतलब है कि कितनी ओवरऑल सिक्योरिटीज बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। ये क्या करेगा, एडवांसेस में से डिक्लाइन को माइनस करेंगे, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूमुलेटिव को देखना। क्यूमुलेटिव में ये पता लगता है कि ओवरऑल क्यूमुलेटिवली, ठीक है, मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है। तो पहले दिन पे तो 800 सिक्योरिटीज अप की तरफ जा रही हैं, तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ रहा है, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है मार्केट की वैल्यू। फिर नेक्स्ट डे जो है दोबारा से मार्केट ओपन होती है, तो अगले दिन जो सूरत हाल है वो ये है, 820 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव में है, 760 कंपनीज जो हैं वो नेगेटिव में है, 220 कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल जो है नेट एडवांसेस 60 का है अगले दिन। अगले दिन जो ओवरऑल बढ़ी हैं कंपनीज वो 60 बढ़ी हैं, और क्यूमुलेटिव अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिवली मार्केट अभी बुलिश ही है, अभी बढ़ने की तरफ है। हालांकि अगर डेली बेसिस पे देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन इन दी एडवांसेस, बट अगर आप क्यूमुलेटिव देखें तो क्यूमुलेटिवली मार्केट में बाइंग ट्रेंड अभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। थर्ड डे पे आ जाए, थर्ड डे में 480 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, 950 कंपनीज जो हैं वो नेगेटिव में हैं। जो बिल्कुल चेंज नहीं हुए 370 है। अगर आप ओवरऑल देखें तो माइनस में चला गया, डेली बेसिस पे कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। 470 कंपनीज आर इन डिक्लाइन अगर आप ओवरऑल देखें नेट एडवांसेस में और डिक्लाइंस में। लेकिन क्यूमुलेटिव अभी भी पॉजिटिव में है, कि मार्केट ओवरऑल तो अभी मार्केट पॉजिटिव में है, ठीक है। अभी इसमें जो है वो पूरी तरह लेकिन नीचे जा रही है। अगर आप देखें तो नीचे जा 390 पे चलेगी। द लास्ट डे व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द लास्ट डे, तो उसके अंदर मार्केट जो है टोटली डेमोनिशिंग में चली गई है। 210 जो है वो नेगेटिव में है, 1190 जो है वो नेगेटिव में है, 210 जो है वो पॉजिटिव में है, 400 चेंज नहीं हुई, एंड 980 जो माइनस में आ गया। डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन है, एंड देन क्यूमुलेटिव भी आपका डिक्लाइन में
चला गया है कि मार्केट जो है डोमिनेशन होती हुई अब वो टोटली बेरिश मार्केट हो गई है. इफ द मार्केट इज राइजिंग द क्यूमुलेटिव टोटल विल बी पॉजिटिव expanding. However, when the market changes direction, जब direction change करेगी, the cumulative total will start to diminish. Cumulative total भी diminish होना शुरू हो जाएगा and will become negative as price continue to decline. अगर prices continue to decline होगी तो फिर वो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ये पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाती है. ठीक है, इस तरह हम लोग जो है एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखते हैं. ये कुछ थे जो मार्केट इंडिकेटर्स थे जो ओवरऑल मार्केट को चेक करते हैं. नाउ वी लुक एट द ट्रेंड्स ऑफ द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टू द स्टॉक. मतलब अगर आपके पास एक सिक्योरिटीज है या दो सिक्योरिटीज हैं, आपने उनकी मार्केट ट्रेंड्स को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है. देन यू गो फॉर दीज इंडिकेटर्स, यू कैन गो फॉर दीज इंडिकेटर्स. ठीक है, सबसे पहला और सबसे मशहूर जो इसके अंदर है, जो हम लोग सब यूज करते हैं, दीज आर द जापानीज कैंडल स्टिक्स. कैंडल स्टिक्स को हम यूज करते हैं मार्केट के मूवमेंट को देखने के लिए, स्टॉक्स की मूवमेंट को देखने के लिए. ठीक है, इसके अंदर कैंडल स्टिक ग्राफ रिक्वायर, इसके अंदर 4 प्राइसेस होती हैं. अगर आप स्टॉक मार्केट का डाटा डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको ये 4 प्राइसेस लाजमी दी होंगी. ओपनिंग होती है कि जिस पे प्राइस ओपन होती है, क्लोजिंग जिस पे मार्केट जो है क्लोज होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक ये बनाते हैं. फिर मार्केट ड्यूरिंग अ डे कितनी ज्यादा हाई पे गई, सबसे ज्यादा हाई कहाँ गई और सबसे ज्यादा लो किस टाइम पे गई. मतलब सुबह 9 बजे एक स्टॉक जो है वो 10 रुपए पे ओपन होता है और शाम को 4 बजे जब स्टॉक मार्केट बंद होती है तो वो 30 रुपए पे बंद होता है. ठीक है, तो ओवरऑल जो इंक्रीज आया वो 20 रुपए का आया एक दिन के अंदर अंदर. लेकिन एक दिन में हो सकता है वो स्टॉक 12 बजे के करीब 80 रुपए पे भी क्या हो तो उसकी हाई वैल्यू 80 है. और हो सकता है 3 बजे के करीब वो स्टॉक जो है वो 5 रुपए भी आया हो तो लो उसकी 5 है, लेकिन वो क्लोज कितने पे हुआ, वो 30 रुपए पे क्लोज हुआ है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो तो बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक बनाती है. हाई एंड लो जो है वो इसकी क्या बनाती है, टेल बनाती है. ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग looking at the example, the thin line connects high and low prices. The body of the candlestick connects the opening and closing prices. जो body है वो opening and closing prices होती हैं. If the opening price exceeds the closing price, ये समझने वाली बात है, अगर opening price जो है वो closing price से ज्यादा है, इसका मतलब है प्राइस कम हुई है. ड्यूरिंग अ डे प्राइस कम, मतलब वो ऊपर ओपन हुआ है नीचे क्लोज हुआ है. ठीक है, तो इसको हम डार्क कैंडल स्टिक मतलब ब्लैक में लिखते हैं. यहाँ पे फिल्ड है, मतलब नीले रंग में फिल्ड है, इसको आप ब्लैक या फिल्ड कैंडल स्टिक कहते हैं. ये फिल हो जाती है इसमें. इसको हम डिक्लाइनिंग जो है वो बेरिश कैंडल, बेयर कैंडल भी कहते हैं. इफ द ओपनिंग प्राइस इज लो, अगर ओपनिंग प्राइस लेस है और क्लोजिंग प्राइस हाई है तो इसका मतलब है ऊपर बंद हुई है मार्केट. तो ये जो है ये वाइट, मतलब ये जो इसको हम जो है बुल कैंडल, बुलिश कैंडल भी कहते हैं. और ये है जो मोस्टली है ये वाइट कलर में, इसको हम लोग देखते हैं कि वाइट कलर में होगी. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे जो नीचे एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, मंडे का डे है. मंडे के डे में एक सिक्योरिटी है, उसकी प्राइस है ओपनिंग एंड क्लोज पहले देख लेंगे. ओपन हुआ है 9.50 पे. ठीक है, आप मंडे का ग्राफ भी साथ साथ देखें तो ओपन हुआ है 9.50 पे, क्लोज हुआ है 9.25 पे, मतलब 9.5 पे ओपन हुआ है. अगर आप यहाँ पर देखें ये 9.5 में ओपन हुआ है और ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोज हुआ है 9.25 पे. ये क्लोज हुआ है और यहाँ पर ये क्या हुआ है, ओपन हुआ है. मतलब ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है. इसका मतलब है प्राइस जो है वो क्या हुई है, कम हुई है. और हाई जो है वो 10 तक गया है, मतलब यहाँ तक वो ड्यूरिंग अ डे वो मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 10 तक गया है. तो ये एक टेल बन गई उसकी. और लोएस्ट ये कहाँ तक गया है, ये 9 तक लोएस्ट गया है. तो ये आपके पास एक किस्म की दो टेल्स बन गई, एक हाई हाई की बता रही है, एक लोएस्ट की बता रही है. और ये ओपन एंड क्लोज जो है ये क्या बता रहे हैं, आपके बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक बता रहे हैं. दूसरी तरफ वेंसडे का आ जाते हैं, जिसके अंदर वेंसडे की बारे में बात करते हैं. वेंसडे की ऊपर की तरफ जा रही है कैंडल, तो इसमें ट्यूसडे का आपको पता लग जाएगा. ट्यूसडे में ये देखें आपके पास हाई 2.50 और ओपन भी 2.50, तो इसकी अपर कोई टेल है नहीं,
क्योंकि हाई भी 2.50 है, इसका मतलब है ये यहाँ ही ओपन हुई है, इससे ऊपर नहीं गई, ये यहाँ से नीचे गई है, लोएस्ट गई है 9 तक और फिर क्लोज हुई है 9.25 तक। ठीक है, ये अगर आप कैंडल स्टिक ये देखें तो उसके बाद वेंसडे को अगर आप चेक करें तो वेंसडे में ओपन हुई है, ये ओपन हुई है 9.50 पे, अगेन ये 9.50 पे ओपन हुई है और क्लोज हुई है ये 9.75 पे, यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे आके क्लोज हुई है। इसका मतलब ऊपर वाली साइड पे क्लोज हुई है, दिस इज द बुलिश कैंडल, और इसमें ये पता लगे कि प्राइस जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है वेंसडे वाले डे, वेंसडे वाले दिन प्राइस इंक्रीज हुई है। और जो मैक्सिमम ये ऊपर तक गई है वो 10 तक गई है, तो ये हाई का ये एक आपको जो टेल नजर आ रही है वो ये हाई की नजर आ रही है, लेकिन जो लोएस्ट गई है वो लोएस्ट भी 9.50 तक गई है, मतलब जहां पर ओपन हुई थी वहां पर ही लोएस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई टेल नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि वो लोएस्ट गई नहीं, जहां पर ओपन हुई थी वहीं से ऊपर गई है और ओपनिंग तक ही रही है, उससे नीचे नहीं आई, तो टेल यहाँ पर कोई नहीं बनी। थर्सडे में आपकी ओपन हुई है 9.25 पे, यहाँ पर ओपन हुई और क्लोज हुई 9.50 पे, यहाँ पर आपकी क्लोज हो गई। ठीक है, हाईएस्ट ये गई है जी आपके पास 10 तक, अगेन ये 10 तक गई है और लोवेस्ट ये गई है 9 तक, तो ये दो टेल्स, एक लोवेस्ट की टेल आ गई, एक हाईएस्ट की टेल आ गई, तो इस तरह करके आप इसको देखें। दिस इज दी डॉजी कैंडल, इसके अंदर बॉडी नहीं होती, बॉडी नहीं बनती, बल्कि जहां पर ओपन होती है वहां पर ही क्लोज हो जाती है, इसको हम डॉजी कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर इज कि इसमें ये हाईएस्ट 10 तक गई है एंड लोएस्ट जो है वो 9 तक गई है, लेकिन जहां ये ओपन हुई थी 9.50 वहीं पर जाके क्लोज हो गई है। सो इसके अंदर बॉडी बनी नहीं, सिर्फ एक लाइन लगा दी है, जहां पर ओपन थी वहीं पर क्लोज हुई है, वहां पर एक लाइन लगा दी है। सो दिस इज द डॉजी कैंडल। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है इंट्रोडक्शन। कैंडल स्टिक्स के ऊपर इतनी रिसर्च है कि हर कैंडल स्टिक की साख्त को देखकर हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं, शूटिंग स्टार बनते हैं, हैमर बनता है, हैंगिंग बनता है, उसके बाद डॉजी कैंडल बनते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें कैंडल स्टिक्स बता रही होती है कि मार्केट में बाइंग ट्रेंड चल रहा है कि सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। हम कैंडल स्टिक को इतना ज्यादा यूज करते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये तो आपको बनाने का तरीका बताया है, जब कोई आप में से कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा तो उसको ये सारी चीजें पता लगेंगी कि कैंडल स्टिक्स को हमने रीड कैसे करना है, कौन सी कैंडल स्टिक सबसे बेहतर है। जिस तरह ये डॉजी जो है, ये डॉजी को हम देखते हैं, हम कहते हैं ये जी मार्केट डाइवर्जेंस की तरफ जाने लगी है। ठीक है, मतलब ये एक किस्म की डॉज कर रही है मार्केट को, अब ये ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाती है मार्केट को में अगर डॉजी कैंडल बन जाए हम कहें जी इससे आगे से मार्केट ने डाइवर्स होना है, मतलब यू टर्न लेना है। यू टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। जब जो बंदे सही तरह यू टर्न का अंदाजा लगा लेते हैं मार्केट के अंदर, वो बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली डे ट्रेडर्स, वो इसके अंदर सबसे ज्यादा माहिर होते हैं यू टर्न्स के अंदर। अच्छा, उसके अलावा सबसे आसान जो है वो आप लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी करते हैं, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड को स्मूथली देखने के लिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं ना। मूविंग एवरेजेस के अंदर हम लोग सबसे करंट वैल्यू को जो है वो ऐड करते हैं, एवरेज लेते हैं। जिस तरह ये नीचे आपको 6 डे मूविंग एवरेज दिया हुआ है, 6 दिनों का, पहले 6 दिनों का एवरेज लिया, वो प्राइस दे दी, फिर नेक्स्ट हमने सबसे पिछली वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू हमने निकाल देनी है, डिलीट कर देनी है, और अगली करंट मतलब 7वें दिन की वैल्यू हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह हम मूविंग एवरेज देखते हैं, पिछली वैल्यूज निकालते जाते हैं, नेक्स्ट करंट डे की वैल्यू को हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक मूविंग एवरेज जो है दे देता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये इसकी एक एग्जांपल है। डेली प्राइसेस जो है वो आपको ऐसा जितना कुछ बता नहीं रही, लेकिन मूविंग एवरेज आपको काफी कुछ बता देती है। जैसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये तो एक किस्म का मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया हुआ है लाइक दिस वन। ये तो आपको यहाँ से नहीं पता लगेगा ना, दिस वन, दिस इज द पॉइंट जहां पर वो कह रहा है एक डाइवर्जेंस है, बाइंग ट्रेंड है, यहाँ से खरीदना शुरू करो तो खरीद लें। ये ऊपर से जैसे ही मूविंग एवरेज,
मूविंग एवरेज पहले ही बताना शुरू कर देगी। आपकी प्राइसेस तो ऊपर जा रही हैं, लेकिन मूविंग एवरेज एक किस्म की मुड़ना शुरू हो गई है, यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गई है। अब आपको पता लग जाएगा जब मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करेगी, यहाँ पर सेल का सिग्नल आ जाएगा। मतलब अभी जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया तो आपकी प्राइसेस इधर कहीं पे होंगी। अब हो सकता है ये प्राइसेस ऊपर वापस ऊपर चली जाए, लेकिन यहाँ पर एक सेल सिग्नल आ गया है टेक्निकल एनालिस्ट की वजह से। आप यहाँ पर बेचें, हो सकता है ये कामयाब हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नीचे है, अब जिसने इस पॉइंट के ऊपर सेल की ट्रेड लगा दी, वो जो है वो पैसे कमा जाएगा ढेर सारे। ठीक है, इसी तरह ये आगे आपकी एक यहाँ पे ये बाय सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ पर एक और सेल सिग्नल आ रहा है, फिर ये नीचे जा रही थी मार्केट, तो इधर एकदम ये जो मूविंग एवरेज है उसने यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, बाय सिग्नल दे दिया। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने अगर इस पॉइंट पे आके इन्वेस्टर ने खरीद ली सिक्योरिटीज, तो अगेन उसको फायदा हो गया, प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस तरह जो है कई सेल सिग्नल एंड बाय सिग्नल मूविंग एवरेज की हेल्प से भी हमें पता लग जाते हैं। मूविंग एवरेज इज वेरी, कई दफा हम अपने जो एनालिसिस हैं उसमें टू मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। मतलब हम लोग मोस्टली देखते हैं 12 का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं जो शॉर्ट टर्म को देखता है, और 50 का मूविंग एवरेज मतलब 50 प्राइसेस का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखता है, और 12 जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को देखता है। जब ये दोनों ट्रेंड्स एक दूसरे के साथ कटिंग करते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि प्राइसेस डाइवर्ज होने वाली हैं। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ एक मूविंग एवरेज को लिखा हुआ है, हम लोग दो दो मूविंग एवरेज भी अप्लाई करके तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राइसेस का ट्रेंड्स क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे बेसिक्स टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप इस फील्ड के अंदर मोस्ट ज़्यादा समझना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास जो है टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जिस तरह RSI है, मैक डी है, और बड़े एवरेजेस और ऑसिलेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर प्राइस, प्रीवियस प्राइस मूवमेंट से फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। लास्ट स्लाइड ये एग्जांपल है जो एक्सेल में मैं आपको दूंगा, एंड ये एक्सेल में मैं आपको मूविंग एवरेज, ये 3 डे मूविंग एवरेज खुद से कैलकुलेट किया हुआ है। ये एक्सेल फाइल है, ये उसकी ड्राइंग है किस्म की। शेयर प्राइसेस हैं, ये शेयर प्राइसेस को लिखा हुआ है, शेयर प्राइसेस के साथ ये मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया हुआ है। मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करके आप ये देखें कि ये यहाँ पर बाइंग ट्रेंड, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए ये बाइंग ट्रेंड, यहाँ से बाइंग ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग ट्रेंड शुरू हो रहा है। दिस इज दी होल सिनेरियो अबाउट दिस। तो ये आप खुद भी एक्सेल के ऊपर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। शेयर प्राइसेस दी हो तो आप मूविंग एवरेजेस मुख्तलिफ 4 डे मूविंग एवरेज, 3 डे मूविंग एवरेज, 6 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज दी ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके अंदर ये था कि हमने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, सबसे पहले मार्केट इंडिकेटर पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, डॉव थ्योरी, हमने कॉन्फिडेंस इंडेक्स, डॉव थ्योरी के बारे में बताया, मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडिकेटर जो ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद स्टॉक इंडिकेटर्स को हमने देखा जिसके अंदर शेयर प्राइसेस की अप एंड डाउन मूवमेंट किस वजह से होती है। एक शेयर अगर आपने खरीदा हो उसकी मूवमेंट को आपने एनालाइज करना हो तो आप स्टॉक इंडिकेटर्स को यूज करते हो, कैंडल स्टिक्स को यूज करते हो, मूविंग एवरेजेस को यूज करते हो। ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आप अपनी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। और इसके ये टेक्निकल एनालिसिस को कई लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ट्रेडर्स and these are the things which you see in the movies and in stock market। ट्रेडर स्क्रीन्स जो होती हैं उसके ऊपर आप इन चीज़ों को देखते हैं। फंडामेंटल्स तो उन्होंने कैलकुलेट किए होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते, वो एनालिस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो मेनली ट्रेडर्स देख रहे होते हैं वो प्राइस की मूवमेंट को देख रहे होते हैं, और वो उसको देखने के लिए आप उनकी स्क्रीन देखें तो स्क्रीन के ऊपर जो है पूरी मार्केट का एक लाइन चार्ट्स और कैंडल स्टिक्स नजर आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस प्राइस मूवमेंट को देखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलें जी, ये दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।